सो क्लास कल तो है हम लोग यहाँ तक दे चुके हैं। यहाँ तक का आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें ये यहाँ तक कि हमने ये पढ़ा है कि देखिए पोजीशन जो है, पोजीशन को भी एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करके लिखा जा सकता है। सिमिलरली वेलोसिटी को भी एक्स और वाई, अगर एक्स वाई प्लेन में मोशन है तो ठीक है, और अगर एक्स वाई जेड होता तो वी विल ऐड द जेड टर्म ऑल्सो। और इसी तरह से एक्सीलरेशन को भी रिजॉल्व करके लिखा जा सकता है। मतलब जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो जिस भी प्लेन में मूव कर रही हैं उनको उस प्लेन के अकॉर्डिंग रिजॉल्व करके लिखा जा सकता है। इतना हम अभी तक देख चुके हैं, ठीक है। जो आपकी अगर वन डायमेंशन मोशन है, यानी एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है और वही आपकी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आपका मोशन दो प्लेन में हो रहा है, 2D प्लेन में हो रहा है या 3D प्लेन में हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल 0 से लेके यानी सेम डायरेक्शन से होके पूरा 180 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूरी याद रखनी है कि इन वन डायमेंशन मोशन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो हैं सेम स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, चाहे एक साथ चलें या आगे पीछे चलें, लेकिन एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं। लेकिन 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में उनके बीच में 0 से 180 डिग्री का एंगल हो सकता है, ठीक है। अब जब इसके बाद न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे ऑनलाइन तो आपको इस चीज़ का यूज़ करना बताएंगे फिर कैसे यूज़ होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इस टॉपिक में कह रहे हैं कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट हमारा एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है जिसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, ऐसे समान ऐसे इक्वल एक्सीलरेशन से वो बॉडी को उसकी वेलोसिटी में चेंज ला रहा है, एक्सीलरेशन इक्वल है, तो उसका केस क्या होगा देखिए। Suppose that an object is moving in xy plane and its acceleration is constant. Over an interval of time, the average acceleration will equal this constant value. Now let the velocity of an object is v0. जब टाइम स्टार्ट हुआ था, यानी जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट ही हुआ था मोशन, उस समय हमारी वेलोसिटी v0 है और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई। जब हमारा टाइम क्लॉक स्टार्ट नहीं हुआ उस समय ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी v0 है और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो एक्सीलरेशन हमें पता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, इसको अगर t2 मान लें, t2 की वैल्यू t और t1 की वैल्यू 0, t2 माइनस t1, ठीक है। तो a इज़ इक्वल्स टू v माइनस v0। t2 की वैल्यू हमने t ली है और इनिशियल टाइम जो है वो 0 है, यानी जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था। तो a इज़ इक्वल्स टू हो गया आपका v माइनस v0 अपॉन t। तो ये वही आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दैट मीन्स v इज इक्वल्स टू v0 प्लस 8। तो मोशन इन ना एक्स वाई प्लेन एट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से हमें इक्वेशन ऑफ मोशन मिलती है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई। अब इसे अगर हम एक्स वाई कंपोनेंट में, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो इस इक्वेशन को हम एक्स वाई कंपोनेंट में अगर रिजॉल्व करना चाहें तो वी एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट एक्स। वी नॉट वही सिंबल है, बस एक्स कंपोनेंट को दिखाने के लिए दोनों के साथ एक्स लग जाएगा, एक्सीलरेशन के साथ भी एक्स लग जाएगा। टाइम जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए टाइम के साथ एक्स वाई नहीं लग रहा है। ये एक्स कंपोनेंट हो गया। वाई देखें तो वी वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन मोशन को भी हम लोग रिजॉल्व करके एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई एक्सेस में आपका है तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में लिख दिया। यहाँ वेलोसिटी में भी एक्स आएगा, इनिशियल वेलोसिटी में भी एक्स आएगा, एक्सीलरेशन में भी आएगा, बट टाइम में नहीं आएगा क्योंकि टाइम जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नाउ अब आगे देखिए, लेट अस नाउ फाइंड हाउ द पोजीशन चेंजेस विद टाइम। अब आर में क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। We follow the method used in the one dimension case. Let r0 and r be the position vector of the particle at time 0 and t. Let the velocity at this instant be v0 and v. Then over this time interval the average velocity is, अब देखिए जब आपका टाइम 0 था, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v0 थी, तो उस समय हमने कहा पोजीशन उसकी r0 है। जब टाइम t हुआ, वेलोसिटी v हुई, तो उस समय हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहा r है विद रेफरेंस टू ओरिजिन, ठीक है। पोजीशन वेक्टर कैसे बताते हैं, विद रेफरेंस टू रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन के साथ। तो स्टार्टिंग में उसकी जब टाइम शुरू नहीं हुआ था वेलोसिटी v0 थी, पोजीशन वेक्टर r0 था।
टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई और उसका पोजीशन वेक्टर अब r हो गया। ठीक है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट आया? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी r माइनस r नॉट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इस पॉइंट पे अलग वेलोसिटी थी, देखिए इस पॉइंट पे अलग वेलोसिटी थी, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालने के लिए हम कौन सी वेलोसिटी यूज़ करेंगे? दोनों का एवरेज। ठीक है, तो r माइनस r नॉट इज इक्वल्स टू v प्लस वी नॉट अपॉन 2। टाइम t लगा क्योंकि यहाँ पे तो टाइम 0 था, तो टाइम हमारा t ही लगा। ये हो गया, तो ये हो गया r माइनस r नॉट। यहाँ से v की वैल्यू हम ये वाली रख देंगे, यहाँ v की जगह हमने ये वैल्यू रख दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, v नॉट प्लस ए टी प्लस वी नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय t। तो r माइनस r नॉट, ये v नॉट ऐड हो गए, 2v नॉट प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय t। 2 से डिवाइड कर दीजिए, t से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो r माइनस r नॉट इज इक्वल्स टू 2v नॉट t अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर। हाँ सॉरी, यहाँ 2 नहीं आएगा, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई r माइनस r नॉट इज इक्वल्स टू v नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ याद आ रही है? ये आपकी है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। x इज इक्वल टू निकालते थे, x इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसी से रिजेंबल कर रही है। ठीक है, यानी जो आपका t टाइम के बाद पोजीशन वेक्टर है वो उसकी इनिशियल पोजीशन और प्लस दिस टर्म इसके इक्वल होता है। ठीक, सिंपल सी बात याद रखिएगा कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन में क्या किया, टाइम 0 रखा। टाइम जब 0 था तो वेलोसिटी v नॉट थी और पोजीशन वेक्टर r नॉट थी। t टाइम के बाद वेलोसिटी v हो गई, पोजीशन जो है r हो गई। तो पहले हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाया, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम, उससे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आती है। इसको x और y कंपोनेंट में इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब इन दोनों, इस पोजीशन और इस पोजीशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब दोनों पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी थी, तो कौन सी वेलोसिटी लिखें? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ब्रैकेट ओपन कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपने ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम किया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने ओपन किया तो वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो r इज इक्वल्स टू r नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट कैन बी इजीली वेरीफाइड दैट द डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 4.34a यानी dr अपॉन dt gives इक्वेशन 4.33a एंड इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द कंडीशन। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम t 0 रखते हैं, यानी जब टाइम शुरू ही नहीं हुआ था, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r नॉट। यानी जब टाइम शुरू ही नहीं हुआ था तो पोजीशन वेक्टर कितनी थी? r नॉट। तो टाइम 0 रख के देखिए तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t 0 रख के देखिए तो r की वैल्यू r नॉट के इक्वल ही आएगी। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू r नॉट। इक्वेशन 4.34a कैन बी रिटन इन कंपोनेंट फॉर्म। अब इस इक्वेशन को भी, अब r है, r पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है, तो उसको भी हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक करके ले सकते हैं। तो यहाँ x इज इक्वल टू एक्स नॉट, इसका भी x कंपोनेंट, एक्सीलरेशन का भी x कंपोनेंट, y में y नॉट इसका y कंपोनेंट और एक्सीलरेशन का भी y कंपोनेंट। ठीक है, now next, one immediate interpretation of equation 4.34b is that the motion in x and y direction can be treated independently of each other. that इसको देखिए, पोजीशन वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने का पर्पस क्या है कि हम x कंपोनेंट की एक अलग आइडेंटिटी है, y कंपोनेंट की एक अलग आइडेंटिटी है, इनको हम डिफरेंटली इक्वेशंस में निकाल सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, 2D प्लेन में मूव कर रहा है, तो हम उसके दोनों कंपोनेंट को अलग अलग ट्रीट करके निकाल सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से।
दैट इज़ द मोशन इन अ प्लेन कैन बी ट्रीटेड एज टू सेपरेटेड साइमल्टेनियसली वन डायमेंशन मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट एंड यूजफुल इन एनालाइजिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशन. ठीक है, इस इक्वेशन से समझ में क्या आया आपको? ये जो बात कह रहे हैं, देखिए वो ये कह रहे हैं कि आपका अगर 2D प्लेन में मोशन हो रहा था तो हमारे पास ये इक्वेशन आई. इस इक्वेशन को हम r को हम क्या लिख सकते हैं, xi प्लस yj लिखते थे. तो पहले हम x कंपोनेंट निकाल लें. तो x r नॉट का x कंपोनेंट x नॉट होगा, v नॉट का x कंपोनेंट v नॉट x होगा. टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. a का x कंपोनेंट a x होगा, इसका y कंपोनेंट j वाला, इसका y नॉट होगा, इसका v नॉट y होगा, इसका हाफ ए वाई टी स्क्वायर होगा. यानी 2D प्लेन में हम डिफरेंट 2 इक्वेशंस बना सकते हैं. और ये किस डायमेंशन की इक्वेशन है? ये 1 डायमेंशन की मोशन है x वाली, ये 1 डायमेंशन की इक्वेशन है y वाली. यानी 2 डायमेंशन इक्वेशन कैन बी रिटन एज सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ 1 डायमेंशन मोशन. ठीक है, इसी तरह से अगर 3D प्लेन में हो रहा था, z कंपोनेंट भी होता, तो हम यहाँ पे z इज इक्वल्स टू z नॉट v नॉट z t प्लस हाफ ए जेड टी स्क्वायर भी ले सकते थे. ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये कि जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी तरह का मोशन है आपका, चाहे 2D प्लेन में हो चाहे 3D प्लेन में हो, उन सबको हम वेक्टर के फॉर्म में रिजॉल्व करते हैं अलग अलग एक्सिस के अलावा. और अलग अलग एक्सिस का जो मोशन होता है वो अपने आप में 1 डायमेंशन मोशन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. जैसे ये 2D की मोशन थी, इसकी ये x डायरेक्शन की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y डायरेक्शन की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये z डायरेक्शन की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे ये चीज़ इतनी ख़त्म होती है. कल जो है हम लोग ऑनलाइन क्लास में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. अभी तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है, तो अपना काम पूरा कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए. कल जो है हम लोग क्लास में मिलेंगे. ओके, थैंक यू.